নমস্কার, আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ডক্টরস লাইভ। আমরা এসে গেছি অ্যাপোলো ইনফরমেশন সেন্টারে। আমাদের চেন্নাই থেকে স্বনামধন্য অ্যাপোলো হসপিটালের ডক্টর আর বিখ্যাত গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডক্টর সন্তোষ আনন্দ কেএস উনি এসছেন শিলিগুড়িতে। ওনার কাছে আমরা শুনে নেব যে আমাদের বিভিন্ন গ্যাস্ট্রো প্রবলেম, গ্যাসের থেকে বিভিন্ন প্রবলেম, লিভারের প্রবলেম, সেই সমস্যা থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा यहाँ नॉर्थ बंगाल में सब मतलब पेट का समस्या जो होता है, स्टमक प्रॉब्लम, बहुत सबका ही दिखाई देता है। तो इस प्रॉब्लम से जो है हम लोग कैसे पता करें जो ज़्यादा बीमार हो जाता है? कभी कभी लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, या फिर कैंसर भी हो सकता है। तो पेन तो होता है हम लोग का, तो कैसे पहले हम लोग सिम्टम को पता करें जो कोई बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है? आजकल का लाइफस्टाइल और डाइट के वजह से नॉर्थ बंगाल में नहीं है, इंडिया में हर जगह में गैस्ट्रो प्रॉब्लम बढ़ रहा है। पहले इतना ऑयली फूड्स नहीं खाते थे, इतना प्रिजर्व फूड्स मतलब स्टोर करके कोल्ड स्टोरेज वगैरह फूड्स नहीं खाते थे, और समय में खाना खाते थे, रात में लेट नाइट फूड नहीं लेते थे। ये सब के वजह से आजकल गैस्ट्रो इश्यूज डेफिनेटली बढ़ रहा है। अभी आपका सवाल ये था कि कब एक बंदा डॉक्टर के पास जाना है गैस्ट्रो प्रॉब्लम के साथ। अगर किसी को गिलने में, धूप निकलने में या गिलने में प्रॉब्लम कर रहा है, या भूख नहीं लगती है, कभी कभी हो सकता है 1-2 दिन भूख नहीं लगी, उसके बाद भूख ठीक हो गया, पर लंबी देर तक 2-3 हफ्ते तक भूख नहीं लग रहा है ठीक ठाक से, उल्टी हो रहा है, 1-2 बार नहीं बार बार उल्टी हो रहा है, और उल्टी में खून निकल रहा है, जॉन्डिस हो गया है, कोई भी जॉन्डिस हो गया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। पेट आने जाने में प्रॉब्लम है, या तो लूज मोशन ज़्यादा हो रहा है, या तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया, मोशन में ब्लड आ रहा है। इस सब के अलावा वेट लॉस, मतलब मैं जानबूझ के वजन लूज करना नहीं चाह रहा हूँ, बट मेरे को बिना पता वजन लूज हो रहा है, इसको अनडॉक्यूमेंटेड या अनइंटेंशनल वेट लॉस बोलते हैं। तो ये सब रहता है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना। ডাক্তারবাবু কিন্তু বললেন যে আমাদের কখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। আমাদের যে প্রবলেমগুলো উনি বললেন আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন, এমনিতেই বলছেন। তো আমরা কিন্তু দেখি অনেক সময় যে আমাদের বমি হচ্ছে, খিদে পাচ্ছে না, বা পেটে ব্যথা হচ্ছে, তখন কিন্তু আমাদের স্পেশালিস্ট ডক্টরের কাছে অবশ্যই যেতে হবে। তো আমরা ওনাকে পেয়েছি, আরও অনেক বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। বিভিন্ন যে অসুখ রয়েছে, জটিল রোগ, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব, পাশাপাশি অ্যাডভান্স যে ট্রিটমেন্ট রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো আমরা প্রথমে ওনার সঙ্গে যে আমরা যে গ্যাস্ট্রো ক্যান্সার যে ব্যাপারটা রয়েছে, মানে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা একটু করি। हम लोग सबको मालूम नहीं है गैस्ट्रो कैंसर क्या है, मतलब कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? गैस्ट्रो कैंसर तो अपना फूड पाइप जो खाना जो निकलता है वो फूड पाइप से लेके लिवर, पैंक्रियास या कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर, इस हर जगह में हो सकता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब पेरेंट्स को था, ब्रदर्स सिस्टर्स भाई बहन को थे, और हमें भी आगे ऐसे हो सकता है। दूसरा अपना लाइफस्टाइल, स्मोकिंग ज़्यादा करते, जो ड्रिंक्स ज़्यादा लेते, और लिवर कैंसर तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन, उसके वजह से भी हो सकता है। और कोलन और रेक्टल कैंसर ज़्यादा प्रिजर्व्ड रेड मीट बोलते हैं, प्रिजर्व्ड रेड मीट खाने से वो आ सकता है। আপনারা কিন্তু শুনলেন যে গ্যাস্ট্রো ক্যান্সার বা লিভার ক্যান্সার যেগুলো মারাত্মক রোগ, সেই রোগগুলো কিন্তু কীভাবে হতে পারে। আমরা যদি বেশি স্মোকিং করি, অ্যালকোহল নিই, বা সংরক্ষিত মাংস যদি খাই আমরা, তার সেখান থেকে কিন্তু বেশি এই অসুখগুলো হতে পারে। इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहले डायग्नोस करना है, जो भी हम पहले बताए वो सिम्टम्स आएगा तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। अगर जो भी डॉक्टर्स टेस्ट बोल रहे हैं, ब्लड टेस्ट, स्कैन, सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ये सब करवा के एक आइडिया आ जाएगा कि अगर कैंसर है तो कौन सी स्टेज में है।
बहुत अर्ली स्टेज तो स्टेज 1 कैंसर बोलते हैं, और फैला हुआ मतलब बाकी ऑर्गन्स को भी फेल गया तो स्टेज 4 कहते हैं। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 को हम ऑपरेट कर सकते हैं। जी। तो ऑपरेशन आजकल बहुत एडवांस हो गया, पहले पूरा पेट काट के या छाती काट के करते थे, आजकल उसको दूरबीन से माइक्रो सर्जरी बोलते हैं। माइक्रो सर्जरी 2 तरीका का होता है, लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी। अगर ये स्टेज 4 रहता है तो कीमोथेरेपी देना पड़ेगा, क्योंकि सर्जरी करके हर कुछ बाहर नहीं निकाल सकते। स्टेज 3 में सर्जरी करने के बाद या सर्जरी करने से पहले कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देना पड़ेगा। जो है जो सर्जरी में फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में हो सकते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज में भी हो सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में मोस्टली सर्जरी काफ़ी है। अच्छा अच्छा। अगर थर्ड स्टेज में रहता है तो सर्जरी के साथ कीमो रेडिएशन भी देना पड़ेगा। अच्छा। फोर्थ स्टेज में सर्जरी का रोल बहुत बहुत कम है, क्योंकि सब कुछ नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो उस समय कीमोथेरेपी मेन होता है, उसके साथ साथ कुछ और सर्जरी या रेडिएशन है तो वैसे। আচ্ছা আচ্ছা। আপনারা শুনলেন যে ক্যান্সার আমরা জানি মারণ রোগ, কিন্তু এটা কিন্তু মানে গ্যাসের প্রবলেম থেকেও হতে পারে, লিভারের প্রবলেম থেকেও কিন্তু ক্যান্সার হতে পারে, এবং পেটের মধ্যে যে ক্যান্সারটা হচ্ছে সেটা কিন্তু ফার্স্ট এবং সেকেন্ড স্টেজে যদি ধরা পড়ে এবং থার্ড স্টেজে, তাহলে কিন্তু সার্জারি করে এর নিরাময় সম্ভব। আর এরপরে কিন্তু ফোর্থ স্টেজে গেলে সেখানে কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন এগুলো দিতে হবে। আপনারা শুনলেন। তো আমাদের হচ্ছে তেমন কিছু অসুখ হলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমাদের স্পেশালিস্ট ডক্টরের কাছে যেতে হবে। এখানে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো থেকে এসেছেন ডাক্তারবাবু শিলিগুড়িতে, ওনারা এখানে কিন্তু একটা প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট করছেন। বেশি যখন সার্জারি দরকার হবে তখন কিন্তু আমাদের বাইরে যেতে হবে, হয়তো চেন্নাই আমরা যেতে হবে। हम लोग का जब यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट आप लोग कर रहे हैं, और जब सर्जरी का जरूरत है तब तो आपका जी जो है यहाँ पे जो डायग्नोसिस के लिए सब कुछ जरूरी है वो सब कर देते हैं, और सर्जरी करने के बाद फॉलो अप के लिए भी इधर आ जाता है रेगुलरली। আচ্ছা আচ্ছা। শুধু শুধু সার্জারির জন্য কিন্তু আমাদের বাইরে যেতে হচ্ছে, চেন্নাইয়ে যেতে হবে, আর এখানে পরবর্তীতে ফলো আপ কিন্তু এখানেই শিলিগুড়ি থেকেই হবে। জি। আচ্ছা, আমরা আরও অনেকগুলো বিষয় আছে, যেমন প্যানক্রিয়াটিসের বিষয় আছে, তারপরে গ্যাসের যে অ্যাসিডিটি, পেইন বা পেটের যে ব্যথা যেটা বলি আমরা, সে বিষয়গুলো আমরা आलोचना করব। डॉक्टर साहब जो मतलब घर घर में एसिडिटी बहुत होता है, पेन बहुत होता है, तो इससे कैसे मतलब छुटकारा मिल सकता है, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग? लाइफस्टाइल चेंज बिल्कुल करना है। समय में खाना खाना है, ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे के अंदर, लंच दोपहर 2 बजे के अंदर, और डिनर 8 बजे के अंदर करना है। ऑयल, फ्राइड आइटम्स, ज़्यादा फैट वगैरह रात में बिल्कुल नहीं लेना है, दिन में थोड़ा बहुत ले सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज हर रोज करना होगा। कितना करना है? इंडियन डाइट के लिए कम से कम हर बंदा हर रोज 5 किलोमीटर चलना है, तब भी वो एक्सरसाइज एनर्जी अपन बॉडी में स्टोर नहीं होगा। अगर इतना एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो धीरे 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 करके फैट बढ़ते जाएगा और ओबेसिटी आ जाएगा। आजकल ओबेसिटी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ओबेसिटी आएगा तो उसके साथ डायबिटीज़ भी आएगा। अगर गैस्ट्रो रिलेटेड इश्यूज देखेंगे तो GERD बोलते हैं, जो रिफ्लेक्स होता है, एसिडिटी, वो ओबेसिटी में भी आ सकता है, या अनटाइम फूड में भी आ सकता है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बन सकती है, फैटी लिवर आ सकता है, और लिवर प्रॉब्लम भी उसके साथ साथ आ सकता है। तो लाइफस्टाइल चेंज और डाइट चेंज से ही काफ़ी प्रॉब्लम को आजकल मतलब बहुत सारे आदमी को मतलब दिखा जाता है फैटी लिवर, वो लाइफस्टाइल चेंज करने से भी हो जाएगा। और अल्कोहल भी 25 साल पहले जितने लेते थे उससे डबल ट्रिपल टाइम्स तो ज़्यादा हो गया है अल्कोहल। अच्छा अच्छा। तो वो भी रिस्ट्रिक्ट करना है, हो सकता है तो अवॉइड करना होगा। और फैट फूड भी समय में लेना है अगर लेना है तो भी, और जंक फूड्स रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ाना है। और इसका ट्रीटमेंट भी मतलब जो है मेडिकल साइंस में क्या है ट्रीटमेंट? गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी के लिए यूजुअली टैबलेट से सही हो जाता है। कुछ लोगों को H. pylori करके इन्फेक्शन होता है, वो आइडेंटिफाई करके अगर उसका एंटीबायोटिक दे दिया तो भी ठीक हो जाता है। बट ये है कि अगर टैबलेट्स हाल फिलहाल के लिए 2 हफ्ते से 4 हफ्ते या 6 हफ्ते 8 हफ्ते देके टैबलेट्स बंद करना हो, अगर आप अपन लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे तो ये बार बार आ सकता है। अच्छा, पैंक्रियाटिस मतलब भी बहुत आदमी को आजकल हो रहा है,
इसके बारे में थोड़ा कैसे मालूम होगा पैंक्रियाटिस हुआ है और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? पैंक्रेटाइटिस दो तरीका का होता है, एक अक्यूट पैंक्रेटाइटिस, एक क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है। अक्यूट पैंक्रेटाइटिस मतलब पहले बार आया है और पैंक्रियास को सूजन जैसे हो गए। ये मोस्ट कॉमनली दो कारण की वजह से हो सकता है। एक तो अल्कोहल पीने से अक्यूट पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं, और दूसरा गॉल ब्लैडर में स्टोन है, वो नीचे जाके पैंक्रियास को ब्लॉक कर दिया तो वो पैंक्रियास सूजन आ जाता है। अक्यूट पैंक्रेटाइटिस 90% ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा पेन आएगा, उल्टी आएगा, एक हफ्ते हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, ग्लूकोज और IV इंजेक्शंस चढ़ा के उसको बंद कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली 10% लोगों अक्यूट पैंक्रेटाइटिस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जिनको किडनी फेलियर, लिवर फेलियर आ सकता है, हार्ट फेलियर भी आ सकता है, ICU में रहना पड़ सकता है, और बार बार सर्जरी, मतलब पैंक्रियास के आसपास बहुत ज़्यादा पस बन जाता है, तो उस समय उनका हॉस्पिटल स्टे, जान का खतरा, ये सब भी है। और दूसरा है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस मतलब वो आगे जेनेटिक की वजह से हो सकता है या अल्कोहल की वजह से हो सकता है। इसमें पैंक्रियास के अंदर स्टोन्स बन जाती है। ये अक्यूट पैंक्रेटाइटिस के तरह लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जान को खतरा, ICU स्टे इतना नहीं आता है, बट धीरे धीरे करके स्टोन्स क्या करते हैं ना, पैंक्रियास को खा जाता है। तो अल्टीमेटली पैंक्रियास का काम है अपना खाना को डाइजेस्ट करना, और दूसरा शुगर मेंटेन करना, क्योंकि इंसुलिन पैंक्रियास से ही सेक्रेट होता है। तो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में धीरे धीरे क्या होगा, पेन होगा आपको, डाइजेशन नहीं होगा ठीक से, मतलब आप खाना अच्छे से खाओगे पर वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि खाना शरीर में टिकेगा नहीं, और शुगर प्रॉब्लम भी आ सकता है। अच्छा, आप जो है जैसे बोला अभी गॉल ब्लैडर स्टोन भी आजकल बहुत होता है, तो इसका वजह क्या है? और ऑपरेशन, इसका तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन है, विदाउट मतलब ऑपरेशन के बिना कुछ ट्रीटमेंट है क्या इसका? गॉल ब्लैडर स्टोन्स अगेन लाइफस्टाइल की वजह से, और अगर 10 लोग गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ आ रहे हैं, 8 लोग लेडीज होंगे, क्योंकि उनका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से थोड़ा गॉल ब्लैडर स्टोन बनता है। अच्छा। इस पार्ट ऑफ इंडिया में, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं और जो गंगा पानी के आसपास है, कुछ कारण की वजह से यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर वेस्ट और साउथ पार्ट ऑफ इंडिया कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा होता है। अच्छा। तो ये कैसे बनती है? पहले बाइल है, पित्त जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, पहले मिट्टी जैसे बनता है, उसको स्लज कहते हैं। उस स्टेज में हम मालूम कर लिया तो टैबलेट देके उसको सोल्यूशन दे आ सकते हैं। बट धीरे धीरे मिट्टी छोटा पत्थर बनेगा, और छोटा पत्थर इकट्ठा होकर बड़ा पत्थर बन जाएगा। तो पत्थर बनने के बाद मेडिसिन से सोल्यूशन नहीं है, उसके लिए सर्जरी होता है, बट सर्जरी काफ़ी सिंपल सी सर्जरी है आजकल। माइक्रो सर्जरी बोलते हैं, लैपर रोबोटिक से कर सकते हैं, रोबोटिक भी आ गया आजकल। तो छोटे दूरबीन से करते हैं, अंदर जाके गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं, क्योंकि सिर्फ पत्थर निकालने से 100% फिर पत्थर बनेगी, और गॉल ब्लैडर निकालने से डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि पत्थर बना हुआ गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं करता है। और जब प्रॉब्लम आने से पहले हम सर्जरी कर देते हैं तो जल्दी ऑपरेशन हो जाता है, जल्दी वापस आ सकते हैं, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अगर गॉल ब्लैडर की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मान लो अभी बात की है ना, जो पैंक्रेटाइटिस आ गया, फिर हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ेगा, ICU भी जाना पड़ सकती है, और उसके हिसाब से खर्च भी ज़्यादा हो जाता है। আপনারা শুনলেন যে গল ব্লাডার যে স্টোন আমরা জানি অনেকের হয় এখন, সেখান থেকে কিন্তু যদি আমরা সেটাকে পুষে রাখি, তাড়াতাড়ি যদি অপারেশন না করি, তাহলে কিন্তু সেখান থেকে যে প্যানক্রিয়াটাইটিসকে মানে এফেক্ট করতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, এবং সেখান থেকে বড় অসুখ হতে পারে, ICUতে ভর্তি হতে পারে। তো তার জন্য আগেই এই ট্রিটমেন্টটা দরকার। ডাক্তারবাবু বললেন যে প্রথমেই যদি ট্রিটমেন্ট করা যায় গল ব্লাডার স্টোনে, তাহলে কিন্তু কোনো ডাইজেশনের কোনো প্রবলেম হয় না। आफ्टर ऑपरेशन डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, गॉल ब्लैडर निकलते हैं से भी, क्योंकि बाइल लिवर में बनती है, पित्त लिवर में बनती है, वो वहाँ से सीधा बाइल डक्ट, पित्त का ट्यूब है, तो इंटेस्टाइन में अंतरी में आगे ज्वाइन हो जाएगा, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत आदमी यही सोचता है कि आफ्टर गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के बाद डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, ऐसे नहीं होता है। আচ্ছা, আমরা কিন্তু অনেকে মানে জিনিসটা আমাকে জানতাম না যে গল ব্লাডার, আমরা সাধারণত জানি যে গল ব্লাডার অপারেশনের পরে যে পিত্তথলি কেটে দেওয়ার পরে আমাদের একটা হজমের একটা প্রবলেম হতে পারে, এটাই আমাদের ধারণা ছিল। ডাক্তারবাবু কিন্তু বললেন যে না, সেটাও কোনো প্রবলেম বা সমস্যা কিন্তু হয় না, লিভারের থেকেই পিত্ত কিন্তু তৈরি হয়, এবং সেটা আমাদের ডাইজেশনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। আচ্ছা, আমরা আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমরা
कभी कभी क्या होता है, जो गैस की वजह से भी चेस्ट में पेन होता है। अभी मानिए फिर चेस्ट में पेन होता है तो कोई समझता है क्या जो कार्डियो कुछ प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। तो इसके बारे में मतलब हम लोग कैसे मालूम होगा कि गैस का पेन है? और गैस का या एसिडिटी का पेन कई बार वो हार्ट प्रॉब्लम की जैसे आ सकता है। तो सिंपल सॉल्यूशन है कि डॉक्टर के पास चले जाइए। अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो जा रहा है या सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, लग रहा है कि छाती में कोई वेट लेके दब रहा है, ऐसे होगा तो कार्डियक प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। जलन जैसे हो रहा है, डकार बार बार आ रहा है, ऐसे होगा तो गैस्ट्रो रिलेटेड इश्यूज हो सकता है। देखिए इन दोनों में, कार्डियक और गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम में कार्डियक प्रॉब्लम बहुत रिस्क होता है। तो बेस्ट है ये ईसीजी या कुछ ब्लड टेस्ट, ड्रॉप आई बोलते हैं, ये करा के कार्डियक प्रॉब्लम नहीं करके हम सेटिस्फाई हो गए तो गैस्ट्रो प्रॉब्लम को ट्रीट करना आसान होता है। पर मान लो कार्डियो प्रॉब्लम को हम गैस्ट्रो प्रॉब्लम मान के ट्रीट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सीरियस की चीज़ हो जाती है। তো শুনলেন কিন্তু যে বিভিন্ন আমরা জানি বুকে ব্যথা হয়, পেইন হয় দুটো কারণে হতে পারে। একটা কিন্তু গ্যাসের কারণে হয়, আর একটা কিন্তু হার্টের অসুখ হলে কিন্তু এই প্রবলেমটা হতে পারে। তো ডাক্তারবাবু যেটা বললেন যে এটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, ইসিজি বা অন্যান্য রিপোর্টগুলো করতে হবে। যদি হার্টের কারণে না হয়, গ্যাসের কারণে হয়, তাহলে গ্যাসের ট্রিটমেন্টটা করতে হবে, তাহলে কিন্তু অনেক ইজি হবে। আর যদি মনে হয় যে না এটা গ্যাসের কারণে নয়, হার্টের কারণে, তাহলে হার্টের ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তো আমাদের যে কোনো ধরনের বুকের ব্যথা হলে কিন্তু আমরা ट्रीटमेंटটা অবশ্যই करा उचित। कोई भी चेस्ट पेन होने से हम लोग को ट्रीटमेंट करना जरूरी है। और जो होता है कभी कभी जैसे देखा जाए कार्डियक भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है और गैस का भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें दोनों का ट्रीटमेंट जरूरी है। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু হার্টেরও কিছু সমস্যা হয় এবং গ্যাসেরও কিছু সমস্যা হয়। আমাদের অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে আমাদের এদিকে কিন্তু ট্রিটমেন্টে ধরা পড়ে অনেকে ডাক্তারবাবুরা বলেছেন যে কার্ডিয়ার মানে হার্টের প্রবলেম হয়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু পরবর্তীতে আমরা বাইরে গিয়ে অনেক পেশেন্ট জানতে পেরেছি যে সেটা গ্যাসের জন্য হয়েছে ব্যথাটা। তো আমাদের কিন্তু ভালো গ্যাসের স্পেশালিস্ট কিন্তু আমাদের ভালো ডাক্তারের কাছে যেতে হবে এবং ভালো ডায়াগনোসিস সেন্টারে টেস্ট করে আমাদের রিপোর্ট নিয়ে আমাদের স্যাটিসফাইড হতে হবে যে আমাদের কিসের জন্য এই প্রবলেমটা হচ্ছে। নাহলে কিন্তু হার্টের প্রবলেম হলে সেটা ভবিষ্যতে আমাদের ট্রিটমেন্টটা খুব তাড়াতাড়ি করা উচিত। আমরা অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করব, পাশাপাশি ডাক্তারবাবুর কাছে কিছু আমরা যেমন টোটকা শুনে নিলাম যে আমরা কীভাবে আমাদের যে এই প্রবলেমগুলো থেকে মুক্তি পাবো সেগুলো আলোচনা করেছি। আমরা এবার একটু আলোচনা করবো जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस मतलब हम लोग कैसे समझेंगे जॉन्डिस हुआ है पहले और उसका ट्रीटमेंट। बहुत कोई जो है थोड़ा जो घर में जो होता है आयुर्वेदिक वगैरह ये सब में विश्वास करते हैं, इस बारे में क्या करना चाहिए? जॉन्डिस ढेर सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, डाइट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, स्मॉल परसेंटेज 2 to 5% कैंसर की वजह से भी हो सकता है। इसमें जो अल्कोहल की वजह से हुआ या डाइट की वजह से हुआ, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ, इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने से ही अपने आप धीरे धीरे करके 2 से 4 हफ्ते में बंद हो जाता है। परंतु जो कैंसर की वजह से हो रहा है, इसको आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको डायग्नोस करके उसको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी अगर नीचे जाके ब्लॉक करेगा तब भी जॉन्डिस आ सकता है। तो इन सारी चीज़ आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं हम, उससे ठीक नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको जॉन्डिस लग रहा है, आंखों में पीला लग रहा है या यूरिन बहुत ज़्यादा पीला हो रहा है, तो आप एक ब्लड टेस्ट करा लो, लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, उसमें जॉन्डिस कौन सी तरीका का जॉन्डिस वो मालूम हो जाएगा। और दूसरा एक अल्ट्रासाउंड स्कैन भी करना है। एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करने से वो कहाँ ब्लॉक है, अगर ब्लॉक है कि नहीं है या लीवर अफेक्ट हुआ है, ये सब मालूम हो जाएगा। अगर ब्लॉक है और जॉन्डिस बहुत ज़्यादा है तो सर्जन के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टोन है, कैंसर है, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सर्जरी होगी। अगर बाकी कुछ प्रॉब्लम रहता है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट से हो जाएगा, तो फिर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही सही कर सकते हैं।
बट एक है कि अगर ये बिना मालूम करके सीधा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चले जाते हो, 6 हफ्ते बाद आओगे, ज़्यादा हो जाएगा आउट ऑफ अगर स्टोन है या कैंसर है तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, उस समय हम ट्रीटमेंट भी नहीं कर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एडवांस स्टेज में चला जाएगा, हाँ जी, बहुत सारे Advanced- पेशेंट ऐसे मतलब जी। डेथ हो जाता है इसका। ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे 6 हफ्ते या 8 हफ्ते बाद। যে আপনারা শুনলেন ডাক্তারের কাছে জন্ডিস কিন্তু আমরা মানে একটি এমন অসুখ আমরা অনেকেই আয়ুর্বেদিক বা গাছগাছরা দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি, কিন্তু জন্ডিস অনেক প্রকার জন্ডিস হতে পারে। ডাক্তারবাবু যেটা বললেন যে ক্যান্সারের কারণেও কিন্তু জন্ডিস হতে পারে, লিভারের প্রবলেমের জন্য জন্ডিস হতে পারে, অনেক রকম জন্ডিস রয়েছে। সেগুলো কিন্তু আমাদের প্রথমে ডায়াগনোসিস করতে হবে, ডাক্তারবাবুর কাছে আসে আমাদের টেস্টগুলো করতে হবে যে আমরা সঠিক কোন টাইপের জন্ডিস হয়েছে সেটা সেটা জানার পরে কিন্তু ট্রিটমেন্টটা আমাদের করা উচিত। যদি সেটা সামান্য মাইনর জন্ডিস হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট হতে পারে, না হলে কিন্তু যদি ক্যান্সার বা অন্যান্য জটিল রোগের কারণে জন্ডিস হয় তাহলে কিন্তু সেটা খুব খারাপ পর্যায়ে চলে যাবে এবং সেটা মৃত্যু হতে পারে। আমরা কিন্তু অনেক পেশেন্ট দেখেছি জন্ডিসের জন্য মৃত্যু হয়েছে। তো আমরা যে কোনো জন্ডিস হলে আমাদের কিন্তু হেলাফেলা করা যাবে না, আমরা সিরিয়াস হতে হবে। আর ডাক্তারবাবু যেটা বললেন যে চোখে যদি হলুদ হয়ে যায়, প্রস্রাবে যদি হলুদ হয় তখন কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ट्रीटमेंट करा उचित, डॉक्टर के पास आना उचित। अच्छा डॉक्टर साहब, जो है एडवांस जो ट्रीटमेंट है, रोबोटिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, इसके बारे में थोड़ा अगर बोलिए तो थोड़ा अच्छा होगा, हमारा जो ऑडियंस है आजकल सबको मालूम हो सकता है। तो रोबोटिक सर्जरी रिसेंट एडवांसेस है। ऐसा नहीं है कि हम जाके कुछ सेटिंग कर दिया रोबो जाके अंदर काम करेगा, ऐसा नहीं है। रोबो को हाथ होगा, अपन हाथ जैसे रोबो को ही हाथ होगा, बट अपना हाथ तो इतना बड़ा है, मान लो 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर है, जी जी। पर उसका हाथ है 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर छोटा होता है। अच्छा अच्छा। पर इतना छोटा इतना काम करेगा, सोच लो कि कितना माइनर काम कर सकता है। जी जी। ठीक है, उतना प्रिसाइजली काम करेगा और विजन भी 10 टाइम्स मैग्निफाइड होता है, मतलब 10 बार बड़ा दिखता है। अच्छा। इससे एडवांटेज ये है कि कैंसर सर्जरीज भी बहुत बड़ा ट्यूमर है या आसपास कुछ भी निकलना है जी पूरा निकाल सकते हैं हम। और ओपन सर्जरी में पहले ऐसे होता था कि अगर बड़ा कैंसर के पास कोई इंपॉर्टेंट नस जा रहा है, नर्व जा रहा है, जी। तो उसको डैमेज हो जाता था। पर रोबोटिक सर्जरी ये प्रिसिशन के वजह से और विजन के वजह से ना फंक्शन प्रिजर्विंग बोलते हैं, जो आसपास जो नर्व्स जा रहे हैं उसको प्रिजर्व करके सिर्फ ट्यूमर को निकाल के हम बाहर आ जाते हैं। जी जी। तो और छोटा छोटा दूरबीन से होता है तो रिकवरी बहुत जल्दी हो जाता है। 10 दिन पहले एडमिशन जरूरी थी, अभी 5 दिन में खत्म हो जाता है। अगर बड़ा कैंसर सर्जरी करते तो लिवर सर्जरी, पैंक्रियास का कैंसर सर्जरी, ये अच्छा सब। अच्छा अच्छा। और जल्दी काम के लिए भी वो वापस जा सकते हैं। जी और दूसरा चीज़, अगर कैंसर है जिसको कीमोथेरेपी की ज़रूरी है, पहले ओपन सर्जरी करने के बाद 6 हफ्ते रुकना पड़ता था, जी। अभी सक्सेसफुल रोबोटिक सर्जरी के बाद ना 3 हफ्ते के अंदर हम कीमोथेरेपी भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा लेज़र सर्जरी है, मोस्टली हम लेज़र फिस्टुला, फिशर और हेमरॉइड्स में, पाइल्स में यूज़ करते हैं। जी। इसमें काट के नहीं करते हैं, लेज़र से जला देते हैं, अच्छा तो रिकवरी बहुत जल्दी होता है। अच्छा अच्छा। तो 2 दिन में घर वापस जा सकते हैं और हफ्ते के अंदर आप जो भी काम पहले जैसे करते थे वो कर सकते हैं। कई बार इसको ऑफिस प्रोसीजर होते हैं, सुबह आके दोपहर तक वापस जा सकते हैं, और छोटा सा फाइल से तो अगले दिन से काम भी करना शुरू कर सकते हैं। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আপনারা কিন্তু শুনলেন যে রোবোটিক সার্জারি এবং লেজার সার্জারির যে কত বেনিফিট, যেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু টিউমার হচ্ছে, টিউমার সেই পেটে হচ্ছে বা লিভারের মধ্যে হচ্ছে, সেই টিউমারগুলোকে বের করার ক্ষেত্রে কিন্তু রোবোটিক সার্জারি খুব ভালো কাজ করছে। যে এখানে নার্ভ, ছোটো ছোটো নার্ভ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নার্ভ থাকে, সেই নার্ভগুলোকে কিন্তু সুরক্ষিত রাখছে। অনেক সময় নর্মাল সার্জারি করলে নার্ভগুলো কেটে যাওয়ার ভয় থাকে, ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, সেখানে কিন্তু এই রোবোটিক সার্জারি খুব সূক্ষ্মভাবে কাজ করছে। এবং লেজার সার্জারি আপনারা শুনলেন, লেজার সার্জারি দিয়ে কিন্তু পাইলস বা যে ফিস্টুলা সেই অপারেশনগুলো খুব ইজিলি হচ্ছে। সেই লেজার দিয়ে সেটাকে পুড়িয়ে দিয়ে কিন্তু পেশেন্ট 2 দিনের মধ্যে 3 দিনের মধ্যে কিন্তু সুস্থ হয়ে যাচ্ছে এবং 1 সপ্তাহের মধ্যে আগের মতো কাজ করতে পারছে। এটা কিন্তু খুব ভালো একটা অ্যাডভান্স টেকনোলজি, অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট, যেটা আমরা সায়েন্সের যুগে আমরা যত দিন যাচ্ছে নতুন 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 एडवांस टेक्नोलॉजी বেরোচ্ছে, তার কিন্তু এটা সুফল আমরা নিতেই পারি। बहुत अच्छा लगा जो है एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में, जो यहाँ का जो है जितना भी पेशेंट है ये सुविधा ले सकते हैं।
डॉक्टर साहब आपका आज जो है हम लोग बहुत इंफॉर्मेशन मिला है आपसे। आप इतना दूर से आया है चेन्नई से, तो यहाँ सिलीगुड़ी या नॉर्थ बंगाल जो भी है, यहाँ जितना ऑडियंस है हमारा साथ देख रहा है, सबको फायदा मिलेगा, इंफॉर्मेशन जो है मिलेगा। আমাদের যে চেন্নাইয়ের থেকে অ্যাপোলো হসপিটাল আপনারা জানেন, ভারতবর্ষের মধ্যে বিখ্যাত হসপিটাল অ্যাপোলো হসপিটাল। সেখানকার ডাক্তারবাবু স্বনামধন্য ডাক্তারবাবু এসছেন, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট। উনি শিলিগুড়িতে প্রতি মাসে আসেন। আমাদের শিলিগুড়িতে যে অ্যাপোলো ইনফরমেশন সেন্টার রয়েছে, এখানে আমাদের স্ক্রিনে ডিটেলস অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে। তো আপনাদের যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে গ্যাসের রিলেটেড, আপনারা কিন্তু আসতে পারেন, এখানে নাম লিখিয়ে এখানে দেখাতে পারেন। প্রাইমারি যে ট্রিটমেন্ট, সেই ট্রিটমেন্টটা এখানে হবে, এবং পরবর্তীতে যদি বেশি কিছু দরকার হয় তখন বাইরে যেতে হবে, না হলে এখানেই কিন্তু আপনারা ভালো হয়ে যেতে পারেন, আপনাদের রোগ কিন্তু সেরে যেতে পারে। তো আজকে আমাদের डॉक्टर्स लाइफ আমরা এখানেই শেষ করব। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।